So can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. sir. Okay, Sir. तो इतना तो हम लोगों ने किया था ना कल. Yes, sir. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये Yes, तो हम sir. लोगों ने देखा था, राइट? तो हम लोगों ने देखा Yes, कि sir. सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच ऑकर इन द लाइफ ऑफ सेल. उसमें क्या होता है कि जीनोम का डुप्लीकेशन होता है, मतलब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, और बाकी के सेल का कंपोनेंट का भी सिंथेसिस होता है, और बाद में लास्ट में सेल का डिवीजन होता है. तो ये जो पहले दो चीज है, डीएनए रिप्लिकेशन और सेल सेल कंपोनेंट सिंथेसिस, तो उसको बोलते हैं इंटरफेज. और एक्चुअली सेल डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं एमफेज, माइटोसिस या डिवीजन. और ये जो बातें हैं, मतलब ये जो चीजें हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं होते. उनमें कोऑर्डिनेशन होता है. मैंने देखा कि सेल साइकिल जो है वो इंटरफेज और एमफेज दो फेजेस है. इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग फेज और एमफेज डिवाइडिंग फेज, राइट? इंटरफेज ज्यादा टाइम लेता है, 95% ऑफ द टाइम ऑफ टोटल सेल साइकिल. और एम फेज एक्चुअली एक 5% ऑफ द टाइम में ही हो जाता है. सो इंटरफेस इतना तक हम लोग आए थे ना. हेलो. Yes, sir. हाँ, Sir. Yes, sir. रिप्लाई देते जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी. देखो, तो इंटरफेस क्या है कि इंटरफेस को, इट इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. दो लगातार एम फेज के बीच का जो समय है उसको बोलते हैं इंटरफेज. उसको और बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि ये प्रिपरेशन कर रहा है खुद, प्रिपरेशन खुद के लिए प्रिपेयर कर रहा है खुद को एम फेज के लिए. और रेस्टिंग फेज मतलब एक्चुअली वो रेस्ट नहीं ले रहा है, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव है, क्योंकि वो डिवीजन नहीं कर रहा है. उसको इसके लिए बोल सकते हैं रेस्टिंग फेज. डिवीजन नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली एक्चुअली रेस्ट नहीं ले रहा है वो, क्योंकि डिवीजन नहीं कर रहा है, तो रेस्टिंग फेज बोल सकते हैं. तो इंटरफेज क्या है? नॉन डिवाइडिंग फेज है. इट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन. सेल को खुद को डिवाइड करना है, तो उसकी पहले की तैयारी जो है, प्रिपरेशन है, वो सब इंटरफेज में होना चाहिए. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन रहता है, मतलब क्रोमोसोम अभी तक विजिबल नहीं है. जैसे ही सेल डिवीजन में जाएगा तो क्रोमैटिन का बन जाएगा क्रोमोसोम. ओके, तो मैक्सिमम टाइम में इंटरफेस होता है, और इस पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है. इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को. कि एक मैंने G0 लिखा था इधर, G0 देखो, ये सेल G0 में गया. ओके, तो G0 मतलब क्या है? उसको बोलते हैं क्विसेंट फेज. क्विसेंट फेज मतलब अगर कोई सेल G1 से एग्जिट होता है, एग्जिट फ्रॉम द G1 या एग्जिट फ्रॉम द इंटरफेज या एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल, तो वो उसका डिवीजन रुक जाता है, उसका डिवीजन नहीं होता. इट स्टॉप डिवाइडिंग. इट एग्जिट फ्रॉम द G1 और इट एग्जिट फ्रॉम द इंटरफेज, क्योंकि G1 इज द पार्ट ऑफ इंटरफेज ना, या G1 इज आफ्टर ऑल द पार्ट ऑफ सेल साइकिल. तो ये सेल साइकिल से ही बाहर जाता है, G1 से बाहर जाता है या इंटरफेज से बाहर जाता है. मतलब वो डिवाइड करना रुक जाता है, उसका डिवीजन रुक जाता है. और डिवीजन के अलावा वो डिफरेंशिएट करता है, मतलब कोई ना कोई फंक्शन करता है, फंक्शन करता है. तो उस टाइम उसको कोई फंक्शन करना है तो डिवीजन नहीं कर सकता. डिवीजन करना है तो ही सेल साइकिल में जाएगा वो. अगर उसको डिवीजन नहीं करना है तो सेल साइकिल में रुकेगा नहीं. ओके, तो जो सेल डिवीजन करना छोड़ देता है, डिवीजन उसको नहीं करना है, वो G1 से ही एग्जिट हो जाता है. बाद में वो S में नहीं आता, G2 में तो नहीं आता, M में नहीं होता आता, क्योंकि वो G1 से ही बाहर जाता है. तो कोई कोई सेल ऐसे होते हैं कि वो G1 से एग्जिट करते हैं और वो जाते हैं डिफरेंशिएशन में. मतलब वो कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं, फंक्शन करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट का सेल है, तो एडल्ट में हार्ट का सेल जो होता है ना, वो डिवाइड नहीं होता, वो होता है डिफरेंशिएट. मतलब वो कोई आप अपना खुद का स्पेशलाइज फंक्शन ना करने में लग जाता है. तो जब अगर वो अपना स्पेशल फंक्शन कर रहा है, तो डिवाइड होने का उसको टाइम नहीं है, और डिवाइड डिवाइड होना उसको नहीं चाहिए.
तो उस टाइम वो बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है। ओके, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द G0 फेज, इट इज द G0 फेज। सो इट इज एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, इट इज द एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर मैं अभी पूछ रहा हूँ ना, तो जिनको मतलब क्लियर है अभी तक का तो थम्स अप कर सकते हैं, और जिनको अगर कुछ पूछना है तो उसको मैं बता दूंगा, अगर क्लियर नहीं है तो या यस, इफ इट इज क्लियर टू यू देन प्लीज थम्स अप। ठीक है। बाद में ऐसे खोल तो ही हूँ। ऐसे बाद में खोल दूँ। गर्म कर ली मतलब क्या हो रहा है ये? कौन बोल रहा है? खा बेटा। कौन बोल रहा है? आयुष? आयुष? आयुष, आपका यहाँ पे कौन बोल रहा था क्या? कि बाकी के बच्चे मुझे जवाब दे, अभी अभी कौन बोल रहा था क्या लेक्चर में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन बोल रहा था? Ayush. Ayush. आयुष सॉरी बेटा, सर, क्या वो गलती क्या से है? लग गया। हाँ, गलती से म्यूट हो गया सर, अनम्यूट। हाँ, लेकिन आप अभी किसी से बोल क्यों रहे थे? आप लेक्चर में हो ना, तो आपको इधर ध्यान देना चाहिए। हाँ सॉरी बेटा, सर, इधर ध्यान दो। सॉरी सर। यस सर। माइक ऑफ रखो और इधर ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको यहाँ अब अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे ये, अभी हम लोग डिटेल में इंटरफेस को देखेंगे, तो आप ध्यान दीजिए सब लोग इधर। देखो, इंटरफेस में G1, S और G2 तीन फेजेस है, G1, S एंड G2। एम फेज तो मैंने इधर ड्रॉ किया है, लेकिन अभी हम लोग एम फेज को बाद में पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि सेल साइकिल दिखाना है तो पूरा सेल साइकिल ही दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने मतलब एम फेज लिखा है, लेकिन अभी हम लोग इंटरफेस को जानेंगे। तो इंटरफेस का पहला फेज है G1 फेज, सेकेंड फेज इज एस फेज और थर्ड फेज इज G2 फेज। तो G1 फेज को क्या बोलते हैं? गैप वन फेज, गैप वन फेज, या उसको बोलते हैं ग्रोथ वन फेज। इसको बोलते हैं एक तो गैप वन फेज या ग्रोथ वन फेज, गैप वन या ग्रोथ वन फेज। इसको और एक शब्द है पोस्ट माइटोटिक गैप, क्योंकि एम फेज के बाद है, एम मतलब माइटोटिक फेज, एम फेज के बाद होता है, क्योंकि ये सीक्वेंस क्या है सेल डिविजन साइकिल का, हम लोगों ने देखा सीक्वेंस। एम फेज, एम फेज के बाद G1, G1 के बाद S, S के बाद G2, G2 के बाद फिर M। तो ऐसा ही है, G1 के बाद S, S के बाद G2, G2 के बाद M। सो दिस इज द सीक्वेंस। तो ये ऐसे ही क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब G1 बाद में S, बाद में G2 और बाद में M। ऐसे उल्टा नहीं जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, मतलब माइटोसिस के बाद जो गैप है ना, उसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज या ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, पोस्ट माइटोटिक ग्रोथ फेज। तो दूसरा एक शब्द है उसको प्री डीएनए सिंथेटिक फेज, क्योंकि उसके बाद होता है डीएनए सिंथेसिस, मतलब डीएनए सिंथेसिस के पहले होता है, इसलिए उसको बोल सकते हैं प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। ओके, सो पोस्ट माइटोटिक गैप फेज या प्री डीएनए सिंथेटिक गैप फेज बोल सकते हैं, या ग्रोथ फेज बोल सकते हैं, या ग्रोथ वन। अभी हम लोगों ने देखा कि इंटरफेज तो सबसे ज्यादा लंबा लंबा फेज है, मतलब टोटल सेल साइकिल को, सपोज ह्यूमन के टोटल सेल साइकिल को लगता है 24 आवर, तो उसमें 1 आवर ही लगता है एम फेज को, ओनली 1 आवर, और बाकी के 23 आवर्स तो पूरे इंटरफेज को लगते हैं। तो इंटरफेज और एम दोनों में ज्यादा बड़ा कौन फेज है? इंटरफेज है। एम उससे छोटा है, बहुत छोटा है। 95% टाइम को तो लगता है इंटरफेज को, 5% टाइम लगता है एम फेज को। लेकिन ये इंटरफेज में ये तीन जो फेज है G1, S और G2, उसमें सबसे लंबा क्या है, लॉन्गेस्ट क्या है?
G1 phase. G1 is the longest phase of interphase. Understood? तो G1 phase में क्या होता है? G1 phase में ग्रोथ 1 होता है. ग्रोथ 1, ग्रोथ 1 मतलब क्या कि सेल के अंदर जो भी मेजर ऑर्गेनेल्स रहते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वो डबल हो जाते हैं, उसका सिंथेसिस हो जाता है. क्योंकि देखो कि एक सेल से 2 सेल बनाना है. सेल साइकिल का मतलब क्या है कि सेल बड़ा होगा, सेल के अंदर का डिवीजन होगा, डीएनए डबल होगा और बाद में सेल डबल होगा. तो अगर एक सेल से दुगना सेल बन रहा है ना, तो दुगने सेल के लिए जो भी कंटेंट है सेल के अंदर, पेरेंट सेल के अंदर, वो भी दुगना दुगना होगा, डबल होगा. उसका अंदर का सब मटेरियल डबल डबल होगा. तो उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है ना, वो सिंथेसिस होगी, उसका सिंथेसिस होगा, क्योंकि नए सेल को भी ऑर्गेनेल्स देने हैं ना. तो जीवन में या ग्रोथ वन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गेनेल्स, बड़े बड़े ऑर्गेनेल्स रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीबी, गोल्गी बॉडी वगैरह वगैरह, तो वो सबका सिंथेसिस हो जाता है, सिंथेसिस. और दूसरी क्या होता है कि ग्रोथ वन के बाद होता है एस फेज. एस मतलब डीएनए सिंथेसिस होता है उसमें. तो डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या क्या लगता है? एटीपी लगता होगा. तो एटीपी भी तैयार होता है, इधर एटीपी सिंथेसिस होता है. डीएनए सिंथेसिस के लिए एंजाइम लगेंगे, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, आरएनए लगेगा. तो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा इसमें. आरएनए सिंथेसिस भी होगा और प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा, क्योंकि प्रोटीन बनाना है ना, तो डीएनए से आरएनए बनता है और बाद में आरएनए से प्रोटीन बनता है. तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन चाहिए डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए. तो वो सब बनेंगे डीएनए रिप्लिकेशन के पहले बनेंगे, क्योंकि अगर कोई काम करना है ना बाद में, तो उसका प्रिपेयर ही हम लोग पहले करते हैं. तो सेल को भी जो भी करना है ना एस फेज में, तो एस फेज का प्रिपरेशन वो जीवन में ही करेगी. एम फेज में जो भी करना है उसका प्रिपरेशन वो G2 में करेगी. तो एस फेज में डीएनए का डबल होना है, डीएनए का रिप्लिकेशन होना है, डीएनए का डुप्लीकेशन होना है. तो उसके लिए आरएनए लगेंगे, प्रोटीन लगेंगे, एंजाइम लगेंगे, वो सब बनेंगे G1 फेज में. तो एटीपी बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा. न्यूक्लियोटाइड आपको पता है ना? न्यूक्लियोटाइड किसी को पता है? न्यूक्लियोटाइड, हेलो, Yes, sir. न्यूक्लियोटाइड, यस, किसी को पता है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? Yes, sir. यस यस, ट्राई प्लीज, प्लीज टेल. अगर किसी को पता, बायोमोलिक्यूल हुआ क्या आपका स्कूल में? आपके किसी के स्कूल में बायोमोलिक्यूल हुआ है क्या? Yes, sir. तो हाँ, डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन को नहीं बोलते न्यूक्लियोटाइड. नाइट्रोजीनियस बेस जो कंटेन करता है. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है जिससे, The nitrogenous base and nucleoside. हाँ, न्यूक्लियोसाइड नहीं नहीं, ऐसा नहीं. देखो, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, वो जब जुड़ता है फॉस्फेट, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? शुगर तो होता है, नाइट्रोजन बेस तो होता है, और उसके बाद उसमें आता है फॉस्फेट ग्रुप. तो ये तीनों को बना के मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड. और ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उससे बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉली मतलब मेनी न्यूक्लियोटाइड का चेन, और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन मतलब ही डीएनए या आरएनए है. डीएनए या आरएनए जो है ना, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनता है. इसका मतलब ये है कि अगर डीएनए बनाना है, डीएनए का डबल करना है एस फेज में, तो डीएनए के लिए रॉ मटेरियल लगेगा. और रॉ मटेरियल क्या है? वो न्यूक्लियोटाइड है. तो पहले डीएनए रिप्लिकेशन के पहले न्यूक्लियोटाइड का बनना जरूरी होता है. तो जो जो चीजें एस फेज में लगेगी, डीएनए सिंथेसिस के लिए लगेगी, वो सारी चीजें किसमें बनेगी? जीवन में बनेगी. अगर जीवन में डीएनए रिप्लिकेशन के पहले वो चीज नहीं बनती ना, तो डीएनए रिप्लिकेशन नहीं हो सकता. ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. या फास्ट हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. या ओके. अगर आपको किसी को लग रहा है ना कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है या सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है,
तो मैं आपको समझा दूंगा, इजी तरीके से समझा दूंगा। तो ये बात समझ लो, क्योंकि ना क्या है कि आपको बायोमोलिक्यूल भी आना जरूरी है, ठीक है, लेकिन जितना मतलब हम लोग खींच सकते हो खींच ले। तो जितना भी डीएनए के लिए चाहिए, डीएनए डबल बनने के लिए चाहिए, क्योंकि सेल का डबल होना है तो सेल के हर अंदर का हर मटेरियल डबल होना चाहिए। तो उसमें से ऑर्गेनेल का सिंथेसिस होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल सेल का सिंथेसिस होता है जीवन में। सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ता है, सेल के अंदर का मॉलिक्यूल बनता है, बढ़ता है, सेल के अंदर के जो मेजर ऑर्गेनेल होते हैं वो भी सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है, वो जीवन में होते हैं। और बाद में मतलब उसके साथ साथ एस फेज में डीएनए सिंथेसिस के लिए जो भी लगेगा सामान वो सब बनेगा जीवन में। क्या क्या लगेगा? डीएनए के लिए एटीपी लगेगा, आरएनए लगेगा, प्रोटीन लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा, न्यूक्लियोटाइड लगेंगे, वो सब बनते हैं जीवन फेज में या गैप वन फेज में या ग्रोथ वन फेज में। ये सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो दिस इज द Yes, G1 sir. फेज या गैप वन फेज या ग्रोथ वन फेज, राइट? तो Sir. क्या क्या होता है? पहली चीज उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट माइटोटिक गैप फेज या प्री डीएनए सिंथेटिक फेज, या उसमें एटीपी भी बनते हैं, उसमें आरएनए बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए एंजाइम बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोटाइड से ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए बनता है, और मेजर ऑर्गेनेल भी उसमें बनते हैं। तो ये सब चीज होते हैं किसमें? एस फेज में होते हैं सब चीज। किसमें सॉरी किसमें होते हैं? जीवन फेज में होते हैं। तो जीवन फेज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इधर मैंने ना क्या लिखा है? प्रोटीन सिंथेसिस लिखा है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। एक मिनट है बच्चा, थोड़ा सा इंटरप्शन कुछ है मेरे यहाँ के। ओके, नो इशू, नो इशू। तो ये सब चीजें होती है जीवन फेज में। तो इधर मैंने एरो लिखा के प्रोटीन सिंथेसिस को एरो करके इधर लिखा है डीएनए पॉल। डीएनए पॉल मतलब है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए को डबल करता है, एक डीएनए को दो डीएनए में कन्वर्ट करता है। जितना भी डीएनए है उसका डबल डीएनए बनाता है डीएनए पॉलीमरेज, जो एक प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एस फेज, मतलब डीएनए सिंथेसिस फेज। ओके, डीएनए सिंथेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ना, वो डीएनए होता है डबल, उसके लिए बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस या डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए का डुप्लीकेशन। और दूसरा बात कि न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली हम लोगों ने देखा था कि क्रोमैटिन है। किसी को याद है क्रोमैटिन? हेलो? Yes, sir. हाँ बेटा अनमोल, क्या होता है क्रोमैटिन? A thread-like structure. क्या होता है, किससे बनता है क्रोमैटिन में? क्या क्या होता है, मतलब कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? क्रोमोसोम अलग चीज है बेटा, क्रोमोसोम अलग चीज है। आपके ना वो पुराने वाले कंसेप्ट ना थोड़े अच्छे करने होंगे, क्योंकि ये आप लेक्चर अटेंड करो, क्योंकि कोई कोई बच्चे लेक्चर रेगुलर अटेंड नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम लोगों ने तो स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया नहीं ना, तो कुछ कुछ कंसेप्ट, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है, ठीक है ना, ये सब आपको समझाने के लिए टाइम चाहिए हम लोगों को। तो किसी को कोई बता सकता है कि क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन ठीक है, ठीक है, अभी 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 ध्यान दो, मैं समझाऊंगा आपको बाद में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपका थोड़ा सा पहला वाला जो है ना चैप्टर्स, पहले बाकी के बायो के चैप्टर्स तो मैंने नहीं लिए हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो इश्यू, अभी ध्यान दो।
क्रोमैटिन का मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोला मैंने? क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलाकर होता है क्रोमैटिन। आवाज आपको आवाज कम कर। थोड़ा सा इंटरप्शन है इधर, एक मिनट। Hello. सर आपका माइक म्यूट है। हाँ, अरे थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था इसलिए मैं बोला ना मैंने। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। यस, थोड़ा थोड़ा बाजी में कुछ इश्यू था इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, तो क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो पहले क्या होता है कि जब सेल इंटरफेज में होता है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन, और जब इंटरफेज से सेल जाता है एम फेज में, तो क्रोमैटिन का बनता है क्रोमोसोम। ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या होता है कि जब सेल इंटरफेज में होता है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नहीं होता, क्रोमैटिन होता है। मतलब पतले पतले थ्रेड होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। और जब इंटरफेस खत्म होता है और सेल जाता है एम फेज में, तो वो क्रोमैटिन का कॉइलिंग होता है, कॉइलिंग होता है, और उससे बनता है क्रोमोसोम, उससे बनता है क्रोमोसोम। ठीक है ना? तो इसका मतलब ऐसा है कि एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, और हिस्टोन का भी डुप्लीकेशन होता है, क्योंकि क्रोमैटिन का डुप्लीकेशन बनना है ना, तो डीएनए का डुप्लीकेशन में होगा और हिस्टोन का भी डुप्लीकेशन होगा। क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, डीएनए और हिस्टोन दोनों का डबलिंग होगा तो ही क्रोमैटिन का डबलिंग होगा ना, और क्रोमैटिन का डबलिंग होगा तो ही आगे जाके क्रोमोसोम का डबलिंग होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये तो होता है न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है?
कि सेंट्रियोल, आपको पता है ना एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोजोम वो प्लांट के सेल में एब्सेंट होता है सेंट्रोजोम, और एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होते हैं और उसका अरेंजमेंट होता है 9+0। याद है ना आपको? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. सर हाँ हाँ हाँ। तो ये जो, हाँ माइक ऑफ रखो। तो ये जो एनिमल सेल होते, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोजोम नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होता, तो एनिमल सेल के अंदर भी सेंट्रियोल जो होता है वो डबल हो जाता है, डबल मतलब सेंट्रोजोम एक होता है और एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। तो सेंट्रोजोम का डबलिंग मतलब एक सेंट्रोजोम का दो सेंट्रोजोम होना और उसके अंदर दो सेंट्रियोल का चार सेंट्रियोल होना, ठीक है ना? तो एक सेंट्रोजोम से दो सेंट्रोजोम मतलब दो सेंट्रियोल से चार सेंट्रियोल होते हैं, बनते हैं, तो वो डबलिंग होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये हो गया एस फेज। क्लियर आपको एस फेज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ एस फेज क्लियर है ना? एस फेज में डीएनए का, हिस्टोन का डबलिंग, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल का डबलिंग, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रोजोम नहीं होता। अगर आपको G1 फेज और एस फेज क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हैं। आपको G1 और एस फेज मतलब क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो। रिजुल बेटा क्या रिपीट हो चाहिए आपको, एस फेज चाहिए या G1 चाहिए? हाँ रिजुल, एस फेज। हाँ एस फेज में तो दो ही चीज होती है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और हिस्टोन का डबल होना, और एनिमल सेल है तो उसके अंदर सेंट्रोजोम मतलब सेंट्रियोल का डबल होना। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और हिस्टोन का डबल होना, और साइटोप्लाज्म एनिमल सेल है तो उसके अंदर सेंट्रोजोम का डबल होना मतलब सेंट्रियोल का डबल होना। एक सेंट्रोजोम रहता है सेल के अंदर, एक सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल रहते हैं, तो सेंट्रोजोम डबल हुआ मतलब एक से दो बना, और सेंट्रियोल उसके अंदर है वो डबल बना मतलब दो से चार सेंट्रियोल बन गया। अभी क्लियर है आपको रिजुअल? और किसको कोई डाउट है? हाँ ओके, अगर आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज आई क्लियर इट। कौन फास्ट, मुझे आगे भी जाना है। जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मैं आपको सुनाऊंगा, तब तक क्लियर करूंगा, लेकिन क्लियर है तो आपको मतलब मुझे बताना है ये। यस कम ऑन। 47 पार्टिसिपेंट है मतलब 45 स्टूडेंट तो है इधर, तो सबका आना चाहिए। सो उसके बाद आता है G2 फेज, G2 फेज क्लियर? S1 G1 और S फेज क्लियर? Yes, sir. सर तो Yes, sir. अभी है G2 फेज। आपको कोई आवाज आ रही है क्या मेरे यहाँ से? Yes, sir. Yes, sir. सर अरे Yes, sir. बाजू में थोड़ा सा इश्यू चल रहा है कुछ। अभी भी आ रहा है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. बहुत जोर से आ रहा है, Yes, sir. बहुत Yes, जोर sir. से आ रहा है, थोड़ा थोड़ा No, इधर। sir, ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो रही। हाँ सर ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, आप कंटिन्यू करो। हाँ हाँ, वही 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 प्लीज, थोड़ा सा कुछ इश्यू है उधर तो साइड में। ठीक है, तो अभी है G2 फेज। G2 मतलब ग्रोथ टू या गैप टू, या मतलब उसको बोलते हैं ग्रोथ टू फेज या गैप टू फेज। ये गैप को बोलते हैं, बोल सकते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप, सॉरी पोस्ट सिंथेटिक गैप फेज, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस के बाद ये गैप है। सो इट इज कॉल्ड एज पोस्ट सिंथेटिक गैप, मैंने इधर लिखा है पोस्ट सिंथेटिक गैप फेज, या प्री माइटोटिक गैप फेज, मतलब माइटोसिस के पहले वाली गैप है। ये जीवन है वो माइटोसिस के बाद है, तो पोस्ट माइटोटिक। और G2 है वो प्री माइटोटिक, मतलब माइटोसिस के पहले वाली गैप है। ओके, या पोस्ट सिंथेटिक मतलब डीएनए के सिंथेसिस की बाद की गैप है। और ये है प्री सिंथेटिक मतलब डीएनए सिंथेसिस के पहले वाली गैप है। तो क्या होता है डीएनए सॉरी G2 फेज में, तो जो भी सेल सेल अभी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है ना, इंटरफेज है तो सेल कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। वो सेल जीवन में भी ग्रो कर रहा है, एस में भी ग्रो कर रहा है, G2 में भी ग्रो कर रहा है। तो ज्यादातर ग्रोथ उसकी जीवन में हो गई, डीएनए का डबलिंग एस में हो गया, और बाकी का जो सेल का ग्रोथ बचा था वो सब G2 में हो गया। रिमेनिंग ग्रोथ इज कंप्लीटेड इन द G2 फेज। उसमें बाकी के ऑर्गेनेल होते हैं ना, जिसके माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका भी सिंथेसिस हो जाता है। ये भी डुप्लीकेट मतलब डबल हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बाकी के ऑर्गेनेल। ज्यादातर ऑर्गेनेल जीवन में ही सिंथेसिस हो जाता है, सिंथेसाइज, लेकिन बाकी के ऑर्गेनेल का सिंथेसिस G2 में होता है। और इधर मैंने एक लिखा है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है, क्योंकि आगे जाके जो एम फेज आएगी, डिवीजन की फेज आएगी, तो उस टाइम क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा। क्या बनेगा, ये पता है ना आपको, स्पिंडल फाइबर। हेलो, यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनने वाला है माइटोसिस में या एम फेज में। तो उसके लिए ना ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन एम फेज के लिए चाहिए, तो वो बनेगा G2 फेज में, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ओके, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा G2 फेज में। अंडरस्टूड, क्लियर है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब है अगर तीनों जो फेज है ना, ये पूरे इंटरफेज में G1, S और G2, ये तीनों फेज में क्या होता है, ये तीनों फेज में प्रोटीन सिंथेसिस तो होता ही है, आरएनए और प्रोटीन तो बनता है, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन तो हर फेज में लगता है ना, G1 में लगता है, S में लगता है, G2 में लगता है। ठीक है, तो एस फेज में ये हिस्टोन है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है। ये प्रोटीन अगर बनाने हैं ना, तो आरएनए बनेंगे, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, और इधर भी प्रोटीन बनेंगे, इधर भी ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेंगे। मतलब प्रोटीन तो हर जगह बन रहा है। प्रोटीन बनने के लिए आरएनए चाहिए, वो भी हर जगह बन रहा है, जीवन में भी बन रहा है, एस में भी बन रहा है, G2 में भी बन रहा है। अलग अलग तरह के प्रोटीन बन रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पूरा इंटरफेस, ये पूरा हो गया इंटरफेस। तो आपको क्लियर है इंटरफेस सबको? Yes, sir. हाँ, अगर आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, या आप डाउट पूछ लीजिए। या क्या रिपीट करूं मैं बेटा? Sir, G2. G2 में क्या होता है कि बची कुची जो ग्रोथ है वो पूरी हो जाती है। मतलब एम फेज के लिए ट्यूबुलिन चाहिए, प्रोटीन, स्पिंडल बनाने के लिए स्पिंडल फाइबर, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जाते हैं। बाकी के ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, उसका भी सिंथेसिस हो जाता है।
ठीक है, तो ये जो मेन है उसको बोलते हैं पोस्ट सिंथेटिक गैप या प्री माइटोटिक गैप। और तीनों फेज है G1 S G2, तो उसमें कॉमन क्या है, उस तीनों में कॉमन है आरएनए का बनना और प्रोटीन का बनना, अलग अलग प्रोटीन का बनना। जो भी प्रोटीन उसके लिए चाहिए वो अलग अलग चाहिए, अलग अलग फेज के लिए, तो वो तो कॉमन है, प्रोटीन सिंथेसिस कॉमन है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस कॉमन है तीनों फेज में। क्लियर? सर। ओके ओके, सो अगर क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो, बाकी के लोग अगर नहीं है तो आप डाउट पूछिए प्लीज। क्लियर नहीं तो मतलब क्लियर नहीं तो डाउट पूछिए प्लीज प्लीज। या ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अभी। Yes, sir. यस सर। एक बार मैं सिर्फ सबका एक बार रिवीजन करता हूँ कि सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच टेक्स प्लेस इन द लाइफ ऑफ सेल। जो भी सब चीजें सेल के लाइफ में हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में दो मेन चीज होती है, एक तो इंटरफेज होता है और एक होता है एम फेज। इंटरफेज मतलब डीएनए का डबलिंग होना और सेल के बाकी के कंपोनेंट का भी डबलिंग होना, और एक्चुअली सेल का डिवीजन होना वो होता है एम फेज। वो ये सब चीजें जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होके चलती है, तो एक साइकिल पूरा होता है सेल साइकिल, और वो रिपीटेड होता है। तो सेल साइकिल में दो मेन चीज है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में तीन चीजें हैं, G1 S और G2। और अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो G1 में जाने के बाद वो G1 से बाहर जाएगा, एग्जिट कर लेगा। ओके, अगर आगे जाके उसको डिवाइड नहीं करना है तो G1 से ही एग्जिट कर लेगा, उसको बोलते हैं G0 या क्विसेंट फेज। जी क्विसेंट फेज। फॉर एग्जांपल सपोज हार्ट सेल है हमारा, हार्ट का सेल, तो हार्ट को सेल को डिवाइड नहीं होना है ना एडल्ट में, तो वो G0 में जाएगा, क्विसेंट में जाएगा, G1 से या इंटरफेज से बाहर जाएगा, सेल साइकिल से बाहर जाएगा। ओके, और वो एग्जिट कर लेगा G1 से, तो उसको बोलते हैं क्विसेंट फेज। मतलब हम लोगों ने एक देखा है कि डिफरेंशिएशन हो जाता है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, कि सेल स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट्स फंक्शन। तो अगर सेल को डिवीजन करना है तो वो डिवीजन कर लेगा, लेकिन अगर उसको कोई स्पेशल फंक्शन करना है तो दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती, डिवीजन और स्पेशल फंक्शन एक साथ नहीं चल सकती। तो अगर डिवीजन करना है तो स्पेशल फंक्शन नहीं कर सकता, और अगर स्पेशलाइज फंक्शन करना है तो डिवीजन नहीं कर सकता। तो हार्ट सेल को स्पेशलाइज फंक्शन करना है ना, कॉन्ट्रैक्शन का, बीटिंग का, धड़कने का, इस उससे ही ब्लड पंप होगा ना हमारे बॉडी में, सब ऑर्गन को ब्लड मिलेगा, पंप पंप होगा। तो उसके लिए हार्ट सेल्स एक बार एडल्ट में जाता है, मतलब एडल्ट का हार्ट का सेल्स होता है वो डिवाइड नहीं करता, वो स्टॉप करता है डिवीजन में, और वो चले जाता है G0 फेज में। ओके, कुछ सेल ऐसे होते हैं कि अगर वो एक बार G0 में जाए तो वापस वो G1 में आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। अगर उस सेल को वापस कुछ डिवीजन की जरूरत है, कोई सपोज सेल्स डैमेज हो गए, लॉस्ट हो गए, तो लॉस्ट सेल्स को या डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने के लिए नया सेल बनाना पड़ेगा, तो उस टाइम तो G0 से वो वापस आएगा, लेकिन ऐसे हर बार नहीं होता। ओके, तो वो सेल एग्जिट हो जाता है G1 से, सेल साइकिल से, तो उसको बोलते हैं G0 फेज। फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल्स, अंडरस्टैंड, हार्ट सेल्स इन अवर बॉडी। तो G1 S और G2 ये तीनों को मिला के बोलते हैं इंटरफेज। अब G1 में ग्रोथ 1 होता है, S में डीएनए सिंथेसिस होता है, G2 में बाकी का ग्रोथ होता है। तो ये तो हुआ है हमारा पूरा इंटरफेज। सो पोस्ट माइटोटिक गैप बोले, प्री डीएनए सिंथेटिक गैप बोले। डीएनए सिंथेसिस के लिए एटीपी लगेंगे, आरएनए लगेगा,
प्रोटीन लगेंगे लाइक डीएनए पॉलीमरेज, तो वो सब बनते हैं G1 फेज में। और मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गेनेल जो होते हैं जैसे कि ER, गोल्गी बॉडी वगैरह, वो सब तैयार होते हैं, डबल होते हैं G1 फेज में। S फेज में तो क्या होता है, डीएनए का डबलिंग होना, हिस्टोन का डबलिंग होना, मतलब क्रोमैटिन का डबलिंग होना, क्योंकि क्रोमैटिन बनता है डीएनए और हिस्टोन से। और साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में सेंट्रोजोम का डबलिंग होना, प्लांट में सेंट्रोजोम सेंट्रियोल नहीं होता। उसके बाद सेल जाता है G2 फेज में। तो G2 फेज में जाने के बाद उसको बोलते हैं पोस्ट सिंथेटिक गैप या प्री माइटोटिक गैप। तो बाकी के जो बच्चे कुछ ऑर्गेनेल है वो सब डबल हो जाते हैं उसमें, ओके। और ट्यूबुलिन प्रोटीन भी तैयार होता है। ये कार्टून के नाम से कौन है भैया? हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? हर्षित। तो ये नाम ऐसे क्यों रखा कार्टून? डीएनए सिंथेसिस मतलब डीएनए तैयार होना। डीएनए जो होता है ना, तो पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए बनता है। पेरेंट डीएनए होता है ना, वो डॉटर डीएनए बनता है। यस, पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं डीएनए। मतलब सपोज एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनते हैं ना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सेल सिंथेसिस। सेल सिंथेसिस, सेल का सिंथेसिस बोल सकते हैं। मतलब ऐसे तो कॉमनली नहीं बोलते, ओके। तो डीएनए डीएनए जो होता है उससे डबल डीएनए बनता है, दुगना डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस। अब क्लियर है? Yes, sir. तो ऐसे सवाल आपको पहले पूछना चाहिए था ना बेटा, जब मैंने पहली बार बोला था डीएनए सिंथेसिस। हाँ, क्योंकि आप उधर ही अटके रहोगे ना तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो पहले ही पूछना है। पहले आपको आपके मन में जो भी सवाल है वो जब आते हैं उस टाइम ही पूछना है। नो नो वरी, नो, आपके पास कोई बर्डन नहीं है। ऐसा नहीं कि हर किसी को सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो सब ये करना है। हिस्टोन प्रोटीन मतलब ना, ये समझाऊंगा मैं आगे जाके, समझाऊंगा, अभी जरूरी है। अभी इतना ध्यान रखो कि कोई हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, वो डबल हो जाता है, इतना ही ध्यान रखो। वो आगे जाके मैं समझाऊंगा, जब आपको मैं क्रोमोसोम समझाऊंगा ना तो समझाऊंगा उसमें, ठीक है। यस यस यस। तो हम लोग कभी रुकते हैं, 3-4 मिनट पहले रुकना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आपको भी लेट होता है ना दूसरे लेक्चर में, और मेरे को भी लेट होता है, ठीक है। तो आपका आज का सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. या नाउ विल Yes, स्टॉप sir. हियर फॉर टुडेस लेक्चर। या, गुड नाइट, गुड नाइट। Good night, sir. यस, Good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night, sir.